अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है ए हमीद की मुकम्मल कमांडो सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोपहर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने से गुजरा। उसका दरवाज़ा बंद था। मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियां उतरकर काउंटर की तरफ आया। काउंटर पर जो आदमी खड़ा था इसने मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात को बर्फ गिरेगी। मैंने गोशाए चशम से इस जोड़े का जायजा लिया। लड़की का रंग सांवला था, शक्लो सूरत ही से ईसाई लगती थी। उसका साथी मेरे कद काट का एक खुश शक्ल जवान था। इसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम स्नो पॉइंट तक चक्कर लगाने जा रहे हैं आज रात खाने में। काउंटरमैन ने हंसकर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपके लिए सूप खास तौर पर पठानकोट से टर्की मीट मंगवाया है। यह खुश शक्ल और खुशपोश जोड़ा होटल से चला गया तो मैं भी अखबार एक तरफ रखकर उठा और काउंटरमैन से एक फ़ोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने इसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है। फिर मैंने थोड़ी ही देर बाद पता चला लिया कि ये जो खुश शक्ल जवान एक लड़की के साथ अभी अभी बाहर गया है, इसका नाम मेजर कृष्ण है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर कृष्ण ने यहाँ झूठ बोला था और ईसाई लड़की को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली अरोशी ने बताया था कि मेजर कृष्ण अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सोची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीदी और इसे लिफाफे में लपेट कर वहीं खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफ़ेद भारी पर्दा दरमियान में से हटा हुआ था और बाहर का पुरफिजा माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल की लॉबी के आगे से गुजर कर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने कॉफ़ी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पीने लगा। आधे घंटे बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसम सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर के बाद मैंने ईसाई लड़की और हिंदू मेजर के हल्के हल्के कहकहे सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता इनके कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरी बगल में था। मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। इनके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर इससे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से छोड़ दी। लिफाफा बरामदे के फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। ओ आई एम सॉरी, मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका। मैंने लिफाफे में से टूटी हुई बोतल बाहर निकाली। मैं इसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी महंगी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज़ मेरे साथ नीचे बार में आइए। रोज़ी, तुम कमरे में चलो। मैं भी यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। इसने मुझे मशरूब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे, मेजर कृष्ण हैरान होकर बोला, तो आप ये किसके लिए लेकर जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामा मूर्ति है। अरे, आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर? जी हाँ, और आप? डॉक्टर, मैं मेजर केवल कृष्ण ऑल्ट्री का मेजर हूँ। ये मेरे लिए खुश आइंद खबर है कि ये हिंदू जवान ऑल्ट्री यानी तोप खाने का मेजर था। इसने मेरा आधा सफ़र आसान कर दिया था। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। इसकी दोस्त रोज़ी सोफे पर नीम दराज एक रिसाला पढ़ रही थी। रोज़ी डियर, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामा मूर्ति MBBS। रोज़ी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर कृष्ण ने मशरूब की बोतल खोल ली और गिलास में उंडेलते हुए बोला, डॉक्टर, आप इतनी सर्दी में डलहौजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं, क्या आप भी? मेरी तरफ देखकर इसने कहकहा लगाया। जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। माय गॉड, रोज़ी बोली। डॉक्टर, मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की तलाश करूंगी। मैं मुस्कुरा कर रह गया।
वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूँ। बर्फ़ के मौसम में एक बार बर्फ़ देखने डलहौजी ज़रूर आता हूँ। वो आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मेजर ने पूछा। मैं ये बात भूल ही गया था। ज़रा सा ठटका फिर बोला, वो मल्होत्रा साहब हैं, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे। उन्हें इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। आज वो पठानकोट जा रहे थे, इसलिए मैं इनका पसंदीदा तोहफ़ा लेकर जा रहा था। लेकिन खैर, फॉरगेट इट मेजर। प्रोफेसर साहब तो इस वक्त पठानकोट पहुंच भी चुके होंगे। मेजर अब हल्के हल्के सुरूर में था। मैंने उसे मोहतात अंदाज में कुरेदना शुरू कर दिया। इसने वही कुछ बताया जो मैं पठानकोट में इसकी रिश्तेदार लड़की अरोशी की ज़ुबानी सुन चुका था। फिर वो मेरी तरफ देख कर बोला, डॉक्टर, क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ कि पठानकोट का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब, ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए आपको अपनी यूनिट के किसी डॉक्टर से मशवरा करना होगा। मेजर कृष्ण ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, माई फुट हमारी यूनिट का कैप्टन डॉक्टर भी है। SM राज कर्नल का दोस्त है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने बात का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमसाया ममालिक में हथियारों की भरमार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कही। मेजर कृष्ण ने बड़े नखूत से गर्दन अकड़ाकर कहा, डॉक्टर मूर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौर हमारी तोपों की जद में है। पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा ओह, फॉरगेट इट। वो बात करते करते रोजी की तरफ देखकर रुक गया। सर्विस वालों को फ़ोन करो, हमारी टर्की स्टेक तैयार हो गए हैं या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने दो एक बार दीवार गील अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी। एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। उसका ब्रीफकेस, मेकअप करने वाला सिंगार मेज पर पड़ा था। एक ख़ास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर कृष्ण के वहाँ ट्रांसफ़र की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का हाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहाँ नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था। बोला, डॉक्टर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। जनरल तिवाड़ी सहना मेरे डैडी का दोस्त हैं। इनसे कहकर मैं ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लूँगा। मुसीबत यह है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं। अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करूँगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतज़ामिया को फ़ोन कर रही थी। तुम्हारे ट्रांसफ़र के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुँच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने कहा। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैला कर बोला, टू हेल विद देम, कागज़ पहुँच गए हैं तो क्या हुआ? जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे जालंधर कैंट। इसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जालंधर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफ़र होकर वहां आ रहा है, मगर अभी वो 2 माह की छुट्टी पर है। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा कि एक बड़ा एक्टर मेरा कज़न है। बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो इसके बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। इसने फिर कहका लगाया। रोजी फ़ोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। रोजी, डियर, टर्की स्टेक। व्हाट अबाउट माई फेवरेट डिश? टेक इट ईजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माई डियर, हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर कहा और टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज़ से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूज़िक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, डियर, मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई, मेरी टर्की स्टेक। फ़ौरन नीचे जाओ, इन्हें कहो कि इनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतरा सा बटुआ निकाला और बोला, ठहरो, ये बार रूम से आती दफ़ा। रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मैस नहीं है, मैं ले आऊँगी। मेजर कृष्ण बटुआ खोलते खोलते रुक गए। वो हंसा और बटुआ मेज़ पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपनी गिलास में मशरूब इंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट में आया, सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसका बटुआ मेरे सामने मेज़ पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाकर इसे खोला। इसमें पॉकेट बुक साइज़ का छोटा सा एक और बटुआ था। मैंने इसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जानिब मेजर के पासपोर्ट साइज़ की फुल वर्दी में तस्वीर थी,
जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क के अंदर कागज पर इसका नाम, ओहदा और यूनिट का नाम लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन की आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसके हसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और बटुआ बंद करके इसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वो मेज से गिलास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और इन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे इसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई। मेजर चुप हो गया। बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा इसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। थैंक यू डियर। मेजर ने बटुआ मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, लेकिन डियर मैं तुम्हारा हिसाब चुका देना चाहता हूँ। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटुए की सारी जेबें टटोलने लगा। इसने बटुए में रखे हुए नोट और तय किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे आईडी कार्ड का क्या काम? कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा। मेजर का सुरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने इसे कहाँ रखा था? इसी बटुए में होता है, हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर इसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख डाली, मगर कार्ड न मिला। मिल भी कैसे सकता था, वो तो इस वक्त मेरी जेब में पड़ा था। कहीं गिर ना गया हो, मैंने हमदर्दी से कहा। ओ यस, मेजर कुछ सोच कर बोला, डियर हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी, मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया मेरा बटुआ वहां जेब से उछल कर गिरा था। उफ माई गॉड, मुझे अभी वहां जाकर इसे तलाश करना होगा। रोजी ने झंझलाकर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे, नया बनवा लेना। मेजर ने तलख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है? मुझे इसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इतला देना होगी, मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्लेनेशन फाइल करनी पड़ेगी। मैं अभी जाता हूँ। रोजी और मैं इसे रोकते ही रहे, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टॉर्च संभालता हुआ चला गया। जितनी देर बाहर रहा, इसकी नकली बेवा रोजी मुझसे मेजर की जिद्दी तबीयत के खिलाफ बातें करती रही। इस असना में तुर्की स्टेक्स भी आ गए, साथ ही खाना भी लगा दिया गया। निसफ घंटे बाद मेजर क्रिश्चियन वापस आया। वो सख्त नाउमीद था। कहने लगा, माई फुट नहीं मिला, सुबह देखेंगे, नो प्रॉब्लम। गुम हो गया है तो मैं क्या करूं? सुबह अगर ना मिला तो हेडक्वार्टर टेलीग्राम कर दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात होगी, मैंने कहा। मेजर ने मुस्कुराते हुए कोट उतार कर कहा, फॉरगेट इट डॉक्टर, कोई मेरा आईडी कार्ड लेकर क्या करेगा? इस पर मेरी तस्वीर लगी है, यूनिट को इन्फॉर्म कर दूंगा, यही दूसरा कार्ड बनकर आ जाएगा। अब खाना शुरू करो, ठंडे हो रहे हैं। तुम्हारी फेवरेट स्टेक्स, रोजी बोली। वंडरफुल रोजी डियर, सर्दी में ठठर रहा हूँ, एक गिलास गरम गरम प्लीज। तुम बाज नहीं आओगे नॉटी बॉय। रोजी उठकर सिंगार मेज की तरफ बढ़ गई। रात 12 बजे जब मैं मेजर क्रिश्चियन के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में वो कीमती कुंजी मौजूद थी जिसने मेरे लिए पठानकोट छावनी के सीक्रेट मोर्चों का दरवाज़ा खोलना था। अपने कमरे में आकर मैंने बत्ती रोशन की, दरवाजे को ताला लगाया और मेजर का शनाख्ती कार्ड निकाल कर गौर से देखने लगा। मुझे जिस बात का खदशा था वो यहाँ नहीं थी। पासपोर्ट की तरह शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर तस्दीक करने वाले फौजी अफसर के दस्तखत नहीं थे, बल्कि ये दस्तखत तस्वीर के नीचे यूनिट की मोहर के ऊपर किए गए थे। ये दूसरी फतह थी। शनाख्ती कार्ड पर मेजर के नाम और रैंक के साथ बाएं रुखसार पर कान के करीब एक निस्वारी तिल के बारे में भी लिखा हुआ था, मगर मुझे इस सिलसिले में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। जब फौजी अफसर फुल वर्दी में हो तो इसके रुखसार का तिल कोई नहीं देखता। मैंने शनाख्ती कार्ड पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और कपड़े बदल कर लेट गया। सुबह मेरे मिशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जहन में अजीब सी कशमकश होने लगी थी। कभी यूं महसूस होता है जैसे अभी दरवाज़ा धड़के से खुलेगा और मेजर पिस्तौल तान कर दाखिल होगा और मुझे गरज कर कहेगा, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो और मेरा आईडी कार्ड चुरा कर लाए हो। रात 2 बजे के करीब जाकर कहीं मेरी आंख लगी। सुबह जागा तो खिड़की के सफ़ेद पर्दों में से दिन की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। मैं जल्दी से बाथरूम गया और अभी गुस्ल के बाद कपड़े ही बदल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। बाहर मेजर कृष्ण खड़ा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरी जान में जान आई। वो कमरे में आ गए। डॉक्टर, हम आज दोपहर के बाद कुल्लू जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? 1 हफ्ते का ट्रिप है, खूब सैर करेंगे, तुम्हें कुल्लू के सुरख सेब खिलाएंगे। रोजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही है। मैं इनके साथ भला कैसे जा सकता था? मैंने माजरत करते हुए कहा कि मुझे वापस पठानकोट जाना है, जहां मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ मेजर, अगर कभी पठानकोट आओ तो मेरे यहाँ टहलना, मुझे खुशी होगी। मेजर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ओ नो भगवान, मुझे पठानकोट न ले जाए। डॉक्टर, मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता। हाँ, तुम्हारा जलंधर आना हो तो छावनी मेरे पास जरूर आना। फिर इसने मुझे अपना मुलाकाती कार्ड दिया, जिस पर जलंधर छावनी में इसके घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड रख लिया। इसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा कि मुझे डलहौजी में कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है। अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, मेरा इंतज़ार न कीजिएगा। मेजर ने कहका लगाकर कहा, वो तो हम ज़रूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा कि क्या इसका शनाख्ती कार्ड मिल गया? नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने अपनी यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, नो प्रॉब्लम, नया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है, जुर्माना भी तो देना पड़ेगा मेजर। ओ फॉरगेट इट, ओके डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। इसके जाते ही मैंने खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफ केस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर कृष्ण के तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। इसने दूर ही से पुकार कर कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, रोजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। इसकी ईसाई दोस्त रोजी बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी। इसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। मैं डॉक्टर नहीं था, मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे जाहिर भी यही करना था। मैंने रोजी की नब्ज देखी, नब्ज ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो बिल्कुल भली चंगी थी, बस 10 मिनट हुए कि कै आनी शुरू होगी। मैंने रोजी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। इसने नकाहत से कहा, जी मतला रहा है। सॉरी, मेरे पास दवाएं नहीं है। मैंने कहा, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकिफ है, इसको भिजवाई देता हूँ। डॉक्टर कोई नुस्खा लिख दो, मैं अभी बाजार से मंगवा लेता हूँ, मेजर ने कहा। मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेजर मैं बाजार की दवाई देना पसंद नहीं करूँगा। जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊँगा वो खुद ही ट्रीटमेंट देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, मामला सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? मेरा मतलब है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं इसे वापस भिजवा देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैदा खराब हो गया है। ओके, मैं जाकर डॉक्टर को फौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपना हिसाब भी साफ नहीं किया। अब मुझे खतरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता था कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफ़ी रश होता होगा, मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में छप्पर के नीचे खड़ी थी, जिसमें से कुछ सवारियां मुंह सर लपेटे बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आध घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निसफ घंटा चाय की एक दुकान से गुजार दिया। बस ने चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना होगी। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही, मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ के ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अंबाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना था। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा कर खाया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए तो मैं डब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही से बैठी थी। इनमें 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है। महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने इसे बताया कि मैं अंबाला जा रहा हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं आप? तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया।
अब अम्बाला जा रहा हूँ, मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अम्बाला पहुंची तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अम्बाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अम्बाला छावनी भारत में ज़बरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशनों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और CID के आदमी ज़रूर होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन ही में बैठा रहूं और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊं और दूसरे दिन अम्बाला लौटा। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर आया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी वक्त भी अपना इरादा बदल कर या अपने यूनिट के ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुंच सकता था। अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफ़ी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रीफकेस थामे मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था। मैं इस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर टहलने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और रेलवे का एक वर्दी पोस्ट टिकट चेकर अंदर आया और बोला, श्रीमान जी, गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। इसकी आवाज़ पर मैं हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? उफ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चेकर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिलेगी। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली जा रहा था मैं फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अम्बाला तक का फर्स्ट क्लास टिकट है और दिल्ली जाने के लिए मैंने अम्बाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए ना तजर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था इस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेकर वेटिंग रूम से चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे ऑफिस में आ जाएं। हमने वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखी है। शुक्रिया, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।